ध्यान दीजिए, समझिए। साइकोलॉजी का जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि मन के बारे में कुछ समझने के कर रहे थे प्रयास, नहीं वो भी हम लोग जारी रखेंगे बीच बीच में, क्योंकि साइकोलॉजी पूरा मनोविज्ञान है ना, मन का विज्ञान। तो मन को, चेतना को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ सिलेबस में भी पार्ट है और जो पार्ट सिलेबस में नहीं भी है, अलग अलग जगह से कुछ अलग जो बुक्स है, कुछ राइटर्स ने जो साइकोलॉजी के बारे में लिखा है, बहुत सारे जो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजी को लेके बहुत सारा केस आते रहता है, नहीं कोर्ट में भी केस आता है। कुछ साइको लोग क्या कर देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, नहीं किसी को क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किस किस कारण से बढ़ रहा है, उसके ऊपर क्या रिसर्च पेपर वगैरह आ रहा है, क्या मार्केट में, इधर ध्यान दीजिए बाबू, मार्केट में साइकोलॉजी के लिए क्या चल रहा है, मन क्या है, चेतना क्या है, और उससे जुड़ा हुआ बातें को डिस्कस करते रहेंगे समय के साथ। आज ये स्टार्ट करने से पहले ज़रा दो बातें समझते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला बात है रिवर्स साइकोलॉजी। ये रिवर्स साइकोलॉजी क्या होता है, छोड़िए इस वर्ड क्या है रिवर्स साइकोलॉजी, हटाइए। पाया ये गया है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के ज़्यादा नज़दीक आना चाहते हैं तो वो व्यक्ति आपसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और अगर आप किसी व्यक्ति के हल्का सा नज़दीक आके उससे क्या हो जाते हैं, दूर, तो वो व्यक्ति आपके क्या आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक, कोई आपका दोस्त है, आप बड़े दिन उसी के साथ रहते हैं, देखिए कुछ दिन में ये पाइएगा कि वो आपसे तंग आ गया और क्या रहना चाहते हैं, आपसे दूर, हटाओ, किसी के साथ रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे, भर दिन रहते परेशान कर देता है। लेकिन एक ऐसा दोस्त है जिससे आप मिलने गए थोड़ी देर, उसके बाद फिर उसे आप मिल नहीं रहे हैं, तो वो हमेशा इस बात की आस में रहेगा, क्या काश इससे कभी हम जल्दी मिल पाते, ठीक है। किसी से आप एक बार मिलते हैं फिर भर दिन उससे बात नहीं करते हैं फ़ोन वगैरह से, तो वो व्यक्ति चाहेगा हमेशा कि आप उससे क्या करें, बात करेंगे, या आप भी चाहेंगे कि हमेशा उस व्यक्ति से क्या करें, बात करें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है जिससे आप भर दिन क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नहीं लगातार फ़ोन पे बातचीत जारी है, मिलना जारी है, तो फिर आप उस व्यक्ति से तंग आ जाइएगा और बोलेगा अरे इससे बात नहीं करना है, हटाओ। और व्यक्ति बोलेगा चलो ना, बोलेगा नहीं तुम्हारे साथ नहीं जाना। फिर वही व्यक्ति आपसे, उससे आप 5 दिन नहीं मिलिए, फिर आपको उससे मिलने की क्या हो जाएगी, इच्छा, नहीं। एक बड़ा सिंपल सा कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, सुने ही होंगे। मतलब जो ईजिली क्या होता है, अवेलेबल होता है ना, हम लोग उसका कद्र नहीं करते हैं, और जो ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, जो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, हम लोग उसका क्या करते हैं, कद्र करते हैं, नहीं। जैसे कि आपके माता पिता आपके घर में मिल जाते हैं, आपके भाई बहन आपको अपने घर में मिल जाते हैं, पड़ोस में चाचा चाची मिल जाते हैं, अगर जीवित हैं तो दादा दादी मिल जाते हैं, नहीं। तो माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी को आप उतना वैल्यू नहीं करते हैं। स्कूल कोचिंग जाते हैं तो टीचर मिल जाते हैं, उनको भी उतना वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन वही कोई फिल्म स्टार आ जाए तो आप उसको क्या करते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं, क्यों, क्योंकि आप उससे डेली नहीं मिलते हैं, नहीं। लेकिन ऐसा हो जाए कि वो फिल्म स्टार डेली आपके घर में रहना क्या कर दे, शुरू, अगर वो 10 दिन रह गया ना, 11वें दिन आप उसको वैल्यू देना क्या कर दीजिएगा, बंद। भले दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा स्टार होगा, लेकिन आपके लिए एक नॉर्मल आदमी होगा, ठीक है। जैसे कि कोई आदमी आपके यहाँ 6 महीने के बाद आता है तो आप उसको मेहमान के रूप में बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, सम्मान देते हैं, और वही मेहमान 1 साल लगातार आपके यहाँ पर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन में वो आपका कपड़ा धोता हुआ पाया जाएगा, नहीं। शुरू में आया था तो मेहमान थे, सम्मान मिल रहा था, और 1 महीना बाद वो आपके घर में क्या कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, ठीक। अब देख लीजिए वो कैसे मेहमान है। अब वो मेहमान नहीं ना है, अब वो घर के नॉर्मल व्यक्ति हो गए, क्यों, क्योंकि अब वो हमेशा से रहने लगे ना, बहुत लंबे समय तक यहाँ रह गए, चीज़ें क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। ध्यान दीजिए बाबू, बोर्ड पे नीचे नहीं, चीज़ें क्या हो गई, अब नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो यही देखने को मिलता है कि अगर कोई चीज़ आपसे, आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है, हार्डली अवेलेबल है, मुश्किल से मिलता है, तो आप उसको बहुत कद्र करते हैं। लेकिन वहीं पे कोई चीज़ क्या हो जाता है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप उसको कद्र नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि लोगों के बहन सिस्टर्स होते हैं, तो मैरिज से पहले सिस्टर क्या रहती है, घर ही में रहती है, तो भाई बहन में क्या चल रहा है, लड़ाई भयानक चल रहा है। अब वहीं मैरिज के बाद जब सिस्टर नहीं मिलती है, तो जब रक्षाबंधन के दिन मिलने जाता है तो काफ़ी भाई बहन का प्यार उभरता है, नहीं, क्योंकि अभी आप क्या हुए, बहुत दिन बाद अपने बहन से मिले। लेकिन वहीं अगर आप डेली अपने बहन से मिलते हैं तो लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा में लगे रहते हैं। तो यही चीज़ होता है। जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं उनसे पूछिए, आप बहुत सारे बच्चे घर पे रहते हैं,
तो उन्हें नहीं पता चलता है कि माता पिता जो हमारा काम कर देते हैं, माता जी खाना बना के देती है, आस पड़ोस के लोगों का क्या वैल्यू है, वो यानी उन चीज़ को नॉर्मल लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्या रहता है हॉस्टल में लगातार 1 साल 2 साल, उससे पूछिए कि घर जाने का मन कर रहा है, हाँ घर का वैल्यू है, हाँ, क्योंकि वो घर पे नहीं रह रहा है। कुल मिला के अगर सभी बात को एक सारांश निकाला जाए तो सारांश संक्षेप में यही है कि जो चीज़ हमें आसानी से उपलब्ध है हम उसका कद्र नहीं करते हैं, और जो चीज़ हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है हम उसका बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कद्र करते हैं। ठीक है, बात कुल मिला के ये है। अब आगे की बात को समझते हैं। क्या ये कि दूसरी बात जो समझाना था मुझे, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था और उससे जुड़ा कुछ किताब भी पढ़ रहा था, तो वहाँ पे इस बात की चर्चा हुई थी कि देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई क्या है, व्यक्ति। उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो वैसा नहीं है जैसा वो व्यक्ति है। बताता हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे, समझाता हूँ। पहले तो सुन लीजिए। क्या, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो वैसा नहीं है जैसा ये व्यक्ति है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो काफ़ी क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके जिस व्यक्ति के साथ क्या हुई शादी, वो क्या करना चाहता है, घूमना चाहता है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो दुनिया के लिए कुछ काम करना चाहता है, और उस व्यक्ति के जो माता पिता हैं या उसका घर के लोग हैं वो पैसा जमा करना चाहते हैं। नहीं, यानी एक व्यक्ति है जो दुनिया समाज के लिए काम करना चाहता है, उसके माता पिता क्या करना चाहते हैं, खुद के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। एक सेकंड, तो ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति है जो क्या करना चाहता है, समाज में कुछ काम करना चाहता है, नहीं, और वहीं इस व्यक्ति के जो परिवार के लोग बोलते हैं नहीं, समाज के लिए नहीं, अपने लिए काम करो, नहीं, अपना पर्सनल संपत्ति बढ़ाओ। एक व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके सामने वाला जो व्यक्ति है वो घूमना चाहता है। एक व्यक्ति है जो पढ़ना, खेलना, घूमना, यानी कि अच्छे जगहों पे घूमना, जीवन में कुछ विकास करना, उसको महत्व देता है। और दूसरा व्यक्ति शादी विवाह, मुंडन, उपनयन, श्राद्ध जैसे कर्मकांडों को महत्व देता है। नहीं, यानी जब दो व्यक्ति का क्या बोलता है, विचार नहीं मिलता है, उसमें से जो प्रॉब्लम किसको होता है वो समझिए। जब दो व्यक्ति का विचार नहीं मिलता है तो जो व्यक्ति अपनी जीवन को क्या करना चाहता है कि ऊंचे स्तर तक ले जाना चाहता है, नहीं, अपने जीवन में कुछ ग्रोथ करना चाहता है, अपने जीवन में कुछ विकास करना चाहता है, उसको समस्या झेलना पड़ता है। क्या कि जो सामने वाला, उसके साथ वाला व्यक्ति है वो विकास नहीं कर रहा है, वो जैसा ये कर रहा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कई मामलों में जस्ट उसका उल्टा कर रहा है। नहीं, ये व्यक्ति बोलता है पढ़ो, वो बोलता है शादी में जाओ। ये बोलता है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पूरा जीवन उसमें खपाओ, वो बोलता है नहीं, जाति पे ध्यान दो, अंतर जातीय विवाह होता है वहाँ प्रदर्शन करो, मंदिर मस्जिद के नाम पे प्रदर्शन करो। नहीं, उसके बाद से क्या बोलते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे प्रदर्शन करो, कहीं पे अंतर जातीय विवाह होता है वहाँ पे एक बखेड़ा खड़ा कर दो, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, वो श्राद्ध वगैरह नहीं कर रहा है उसका, तो वहाँ पे बखेड़ा करो। यानी कि एक आम सामाजिक मुद्दा पे ध्यान देता है। नहीं, शादी विवाह में कैसा ड्रेस करना है, भोज भात कैसा होना चाहिए, दिखने में सुंदर लगो, ड्रेस पे ध्यान दो, मेकअप पे ध्यान दो, घर बड़ा करो। एक व्यक्ति का मुद्दा ये हो सकता है, और वहीं दूसरे व्यक्ति का मुद्दा ये है, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे, और वहीं दूसरे व्यक्ति का मुद्दा ये है कि आप न पढ़ो लिखो, अपना समय उसमें लगाओ, देश दुनिया के बारे में जानो, हर अलग अलग विषय के बारे में जानो, दुनिया जान में क्या चल रहा है उसको समझो। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति के लिए मुद्दा अलग अलग है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है वो देखता है कि मेरे साथ वाला भी ऊंचा हो जाए, नहीं, मेरे साथ वाले का भी कल्याण हो जाए, मेरा साथ वाले का भी भला हो जाए। लेकिन जब साथ वाला उसी प्रकार से काम नहीं कर रहा होता है, उसी प्रकार से जैसा कि ये व्यक्ति कर रहा होता है, तो उस व्यक्ति को क्या होता है, समस्या होता है। अब उस समय आप क्या करें, जैसे कि मान लीजिए क्या एक पिता है, नहीं, उन्हें पता है कि पढ़ने लिखने से एक व्यक्ति का कितना कल्याण होता है। अगर व्यक्ति सही से पढ़ता लिखता है तो वो हर प्रकार की नौकरी तो अच्छे से कर ही सकता है, उसके बाद जीवन में एक समझदार व्यक्ति बनेगा, हर निर्णय अच्छे से ले पाएगा, कभी उसको तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होगी भी तो शिक्षा उसे वो तकलीफ झेलने की क्या देगा, शक्ति देगा। नहीं, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनका एक बड़ा फेमस लाइन था, क्या, शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे।
तो उस पिता को पता है अगर मेरा पुत्र या पुत्री शिक्षित होगा तो दुनिया में जो आने वाली हर समस्या है, हर विपदा को क्या कर पाएगा, झेल पाएगा, उससे पार पा पाएगा, उस प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो कई बार समझाने के बाद, हर उदाहरण के साथ समझाने के बाद, शिक्षा के जो लाभ हैं वो बताने के बाद पिताजी खुद भी बैठ के पढ़ते हैं ताकि मेरा पुत्र पढ़ सके, इन सब प्रयासों के बाद भी अगर पुत्र नहीं पढ़ पाता है तो क्या किया जाए। वैसे ही किसी के मान लीजिए पति है और पत्नी समझदार है, तो पत्नी क्या करती है, पति को बताती है कि पढ़ो लिखो, जॉब तो करते हो, साथ में ज्ञान वर्धन किया करो, अच्छी चीज़ों को जानो समझो। फालतू का संडे है ये और जॉब से आ गए, ऑफिस से आ गए हो तो ताश खेल के, फालतू न्यूज़ देख के क्या टाइम पास करना। अच्छा न्यूज़ देखो, अच्छा चीज़ पढ़ो, दुनिया जहान के बारे में जानो और चीज़ों को सीखो, तो और तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा काम कर पाओगे और अच्छी जगह काम कर पाओगे। लेकिन एक पति है जो जॉब करके आता है, वहाँ उसके बाद वहाँ से जो भी सैलरी उसको मिल जाता है, लेकिन जॉब करने के बाद जब आ जाता है उसके बाद वो कुछ खास काम करता नहीं है। आराम से बिल्कुल क्या करता है, आराम करता है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ जुआ खेल रहा है, कोई वहाँ टीवी देखने में टाइम पास कर दिया, कोई दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में टाइम पास कर दिया। वो नहीं समझना चाहता है। अब इस समय पे पत्नी क्या करे, पुत्र नहीं पढ़ना चाहता है तो पिता, या पुत्री नहीं पढ़ना चाहती है तो पिता क्या करे। आप मान लीजिए आपकी बहन आपको क्या कर रही है, समझा रही है कि नहीं क्या कर लो बाबू, पढ़ लो, पढ़ाई से जीवन अच्छा होता है, ये चीज़ सीख लो, थोड़ा सेहत बना लो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, या जो भी आपको चीज़ें बता रही है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आप उसको पालन ही नहीं करना चाहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करे। नहीं, पहला मुद्दा क्या समझे, रिवर्स साइकोलॉजी, नहीं कि जो चीज़ मुश्किल से उपलब्ध होता है उसको हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और अभी मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति को अगर आप सुधारना चाहते हैं, उस व्यक्ति को चाहते हैं उसके जीवन में कुछ भला करे, लेकिन वो व्यक्ति कर ही नहीं रहा है वो काम जिससे उसका भला हो, तो आप क्या करें फिर। उस समय जवाब होता है कुछ मत करें, छोड़ दें, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते हैं आप। इसलिए नहीं क्योंकि नहीं क्या, अब हमारा अपना लोग है, हमारे उसके साथ प्रेम भाव है, कुछ भावनाएं जुड़ी है, तो छोड़ कैसे देंगे। छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि आप निर्दय व्यक्ति हो गए हैं, छोड़ना इसीलिए है क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक पिता पढ़ लिख लिया, खुद भी लगातार पढ़े जा रहा है और अपने पुत्र को पढ़ाई से जो लाभ होता है उसे समझाया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी जो पुत्र है वो पढ़ने को तैयार ही नहीं है। अब पिता क्या करे, पिता छोड़ दे, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, पिता छोड़ दीजिए। हाँ, कभी उसके अंदर एक भावना जगेगी क्या करने का, पढ़ाई करने का, तब वो आपके पास आएगा, फिर आप उसको गाइड कर दीजिएगा। जब तक ये उसके अंदर भाव नहीं प्रकट होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तब तक आप उसे नहीं पढ़ा सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि एक जो व्यक्ति जीवित है, ठीक है, एक जो व्यक्ति क्या है, जीवित, ये जो इंसान है, इस इंसान के अंदर अगर खुद एक बेहतर इंसान बनने की जिज्ञासा, इच्छा नहीं है, तब तक इसे दुनिया की कोई भी शक्ति एक बेहतर इंसान नहीं बना सकती है। हाँ, आप प्रयास ज़रूर कर सकते हैं और उसके अंदर जिज्ञासा प्रयास करने से ही जगेगी। आप अगर क्या करते हैं, उसे एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हैं, तो समय के साथ उसके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी, क्या होने की, एक इच्छा होगी, क्या अपने आप को और बेहतर बनाने का। उसके अंदर एक जिज्ञासु व्यक्ति होगा, क्यूरियस होगा, क्या कि मैं कैसे और क्या कर पाऊँ, बेहतर बन पाऊँ इन सवालों को लेके, कि क्या ऐसा काम करूँ जिससे मैं क्या हो सकूँ और बेहतर बन पाऊँ। वो होगा अगर आप प्रयास करते हैं तो। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी शिक्षा के दम पे, अपने कर्म के दम पे सम्मान पा रहा है। ऐसा नहीं है कि पिताजी के पैसा के दम पे सम्मान पा रहा है, या पिताजी का कोई बिजनेस था उसके दम पे सम्मान पा रहा है, या पिताजी बहुत अमीर थे तो उन्होंने कुछ कार खरीद दिया, अच्छा बाइक खरीद दिया, अच्छा फ़ोन या लैपटॉप खरीद दिया, एक महंगे स्कूल में डाल दिया, या बड़ा सा कोई उसका बिजनेस ओपन कर दिया, उस कारण सम्मान पा रहा है। अगर आप ऐसा देखते हैं कि नहीं, एक व्यक्ति है जो अपने बल पे मेहनत करके, अपने बल पे चीज़ों को करके और वहाँ से क्या पा रहा है, लोगों से सम्मान पा रहा है और समाज के एक सम्मानित व्यक्तियों में से है, समाज के एक शक्तिशाली व्यक्तियों में से है, तो वहाँ से आपके अंदर क्या उठता है, एक भरोसा, एक विश्वास उठता है कि नहीं, मैं भी अपने बल पे कर्म करके समाज में एक सही व्यक्ति बन सकता हूँ। ठीक है,
और इस समय ये हो सकता है कि नहीं, ये विश्वास उठने के बाद, ये भरोसा उठने के बाद कि नहीं, जैसे उस व्यक्ति ने अपने बल पे क्या किया है, समाज में कुछ अर्जित किया है, एक सम्मान अर्जित किया है, एक बल अर्जित किया है, एक ज्ञान अर्जित किया है, एक बेहतर जीवन अर्जित किया है अपने बल पे मेहनत करके। वहाँ पे वो पुश्तैनी चीज़ें नहीं हैं, वो खुद का अर्जित किया गया है। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति को जब आप देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को जब आप सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जब आप रहते हैं, तो आपके अंदर भी ये भाव प्रकट होता है कि नहीं, ये जिज्ञासा आती है, ये इच्छा प्रकट होती है, ये उत्साह प्रकट होता है कि नहीं, मैं भी क्या कर सकता हूँ, अपने बल पे काम करके जीवन में एक सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, और जब और सही लक्ष्य को मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जीवन में काम करके प्राप्त कर सकता हूँ। और वहाँ से आप क्या करते हैं, कुछ काम करना शुरू करते हैं, और उधर नहीं देखना है, कुछ काम करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और समय के साथ आप अपना क्या कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं, नहीं, अपने अंदर एक बदलाव ला पाते हैं। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को देख के हर इंसान क्या हो जाए, बदल ही जाए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की बात ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद अपने टाइम में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कर्म से क्या किया, अपना एक दुनिया में अपना एक सम्मान स्थापित किया, नहीं, दुनिया में एक जगह अपना क्या किया, स्थापित किया। क्या भारत, अमेरिका तक भी अपना परचम लहराया, यूरोप में भी अपना परचम लहराया। लेकिन क्या उसके बाद भी सारे व्यक्ति सुधर गए जो स्वामी जी को जानते थे? नहीं ना, उसमें से वही व्यक्ति सुधर पाए जो खुद सुधरना चाहते थे। हाँ, कोई व्यक्ति आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, किसी व्यक्ति को देख के आप क्या हो सकते हैं, कुछ देर के लिए उत्साहित हो सकते हैं, या आपके अंदर वो व्यक्ति एक ज्योति जला सकता है। लेकिन उस ज्योति को ज्वाला कैसे बनाना है, ये आप पे निर्भर करता है। नहीं, स्वामी जी के जीवन को पढ़ के कोई व्यक्ति 2 मिनट के लिए कुछ देर के उत्साहित जरूर हो सकता है कि नहीं, स्वामी जी का जीवन कितना महान था, काश मेरा जीवन भी उतना बड़ा और उतना महान हो पाता। लेकिन आप अपने जीवन को उतना बड़ा या महान बना पाइएगा, ये आप पे निर्भर करता है, ना कि स्वामी जी पे। ये आपका मुद्दा है और ये आप ही को करना पड़ेगा क्या, कि आप उनके जीवन से सीख लेके अपने जीवन को कितना महान बना पाते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं दोनों बातों का सारांश निकालूं तो यहाँ पे 2 बात मैंने समझाने का प्रयास किया। पहला बात, जो जितना मुश्किल से उपलब्ध होता है आप उसे उतना क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, प्रथम। और दूसरी बात ये है कि आप तभी सुधर सकते हैं, या कोई तभी सुधर सकता है जब वो खुद सुधरना चाहता हो। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति हो, लेकिन पहला बात यह है कि अगर आप बोलते हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति को छोड़ दो, तो छोड़ने का ऑप्शन तब शुरू होता है जब क्या किया है, आपने अपना पूरा प्रयास कर लिए हैं। और जब तक आपने पूरा प्रयास नहीं किया उस व्यक्ति को सुधारने का, उससे पहले आप बोलते हैं कि छोड़ दे, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब कि उस व्यक्ति से आपको कोई लगाव या प्रेम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से आपको कोई लगाव या प्रेम है तो आप अपना 100% दीजिएगा क्या, उस व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक सुधार लाने के लिए, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। हाँ, उसके उपरांत भी उस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आता है, तब आप छोड़ सकते हैं कि नहीं, उसका आप कुछ नहीं हो सकता। कुछ होने का मतलब उसका कुछ अभी कुछ हो नहीं सकता। जब वो खुद चाहेगा कि मैं जो क्या हो, मैं बेहतर बनूँ, तब जाके वो बेहतर बन पाएगा। जब तक वो खुद नहीं चाहता है उसका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब वापिस आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा मन के बारे में समझने का क्या किया था, प्रयास किया था। हम लोग बीच बीच में मन के बारे में, चेतना के बारे में, जैसे मैंने क्लास के शुरू में ही बोला, उसके बारे में जानने का प्रयास करते रहेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, नहीं, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, समझिए, बहुत ही मुश्किल काम होता है किसी विषय का क्या बता पाना, मीनिंग बता पाना। ठीक है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। किसी कहीं पे एक वर्ड यूज होगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट होता है। ठीक है, किसी डिसिप्लिन का, किसी सब्जेक्ट का डेफिनेशन बता पाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल। अब क्यों, किसी सब्जेक्ट का हम डेफिनेशन क्यों नहीं बता सकते? पहली बात समझिए, देखिए, एक उदाहरण से लीजिए। मान लीजिए स्कूल में क्या है, एक टीचर आए, नहीं, एक टीचर आए, उन सर को क्या काम दिया गया है कि सर आप क्या करिएगा, 9th 10th को मैथ्स पढ़ाइएगा। ठीक है, तो उन सर की डेफिनेशन क्या है कि सर 9th 10th को क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। कुछ दिन बीता, सर को बोला गया सर आप ना अब क्लास 10th के क्या हैं, क्लास टीचर। आप क्या हैं, क्लास 10th के क्लास टीचर। अब उस सर की डेफिनेशन क्या हो गई कि 9th 10th को मैथ्स पढ़ाते हैं, साथ ही क्लास 10th के क्या हैं, क्लास टीचर। कुछ और समय बीता, उन्हें बोला गया कि नहीं अब आपको 11th का भी क्या पढ़ाना है, मैथ्स। अब सर का डेफिनेशन क्या हो गया कि वो 9th 10th 11th को मैथ्स पढ़ाते हैं और क्लास 10th के क्या हैं, क्लास टीचर।
कुछ और समय बीता, सर को बोला गया सर आपको 12th का ही मैथ्स पढ़ाना है। अब उस सर का डेफिनेशन क्या हो गया कि सर 9, 10th, 11th, 12th को मैथ्स पढ़ाते हैं और क्लास 10 के क्लास टीचर। कुछ समय बाद क्या बना दिया गया उन्हें, 11th, 12th का कोऑर्डिनेटर, नहीं हायर क्लासेस के कोऑर्डिनेटर। अब उस सर का डेफिनेशन क्या हो गया कि सर क्लास 9, 10th, 11th, 12th को मैथ्स पढ़ाते हैं, 10th के क्लास टीचर हैं, 11th, 12th के कोऑर्डिनेटर हैं। मतलब क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ जो जिम्मेदारी है वो बढ़ रही है ना, और एक समय के बाद इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, कुछ शब्दों में कुछ लाइनों में आप क्या कर सकते हैं, उसे डिफाइन नहीं कर सकते। कल को उन्हें डिसिप्लिन इंचार्ज बना दिया जाए, नहीं, कल को उन्हें कोई भी जो फेस्टिवल होता है स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है उससे जुड़ा कोई इंचार्ज बना दिया जाए, कल को उन्हें असेंबली का यानी असेंबली कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इसका हेड बना दिया जाए, कल को उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए, फिर कल को प्रिंसिपल बना दिया जाए, कल को फिर 10th के बदले क्लास 12 का क्लास टीचर बना दिया जाए, कल को उन्हें बोले 6, 7, 8 को ही मैथ्स पढ़ाइए, कल को क्लास 8 का क्लास टीचर बना दिया जाए, फिर बोले कि 10th को अब नहीं पढ़ाइए, 9th को नहीं पढ़ाइए, 11th, 12th को ही बस पढ़ाइए और किसी को नहीं पढ़ाइए। तो इस हिसाब से उनका क्या हो रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही है ना, और चीज़ें जब इतनी चेंज होती है तो फिर उनको डिफाइन करना क्या हो जाता है, मुश्किल। सेम बात किसी सब्जेक्ट को लेके भी होता है, नहीं। अब मैथ्स जब आया होगा, मैथ्स जब धीरे धीरे इवॉल्व किया होगा, शुरू में नंबर्स आए तो उन्होंने बोला कि नंबर्स के बारे में किस में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या आया होगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, नहीं, तो लोगों ने बोला नंबर और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बारे में किस में पढ़ते हैं, आपको मैथ्स में। फिर आया अलजेब्रा, तो लोगों ने बोला अच्छा वो पहले वाला चीज़ के साथ अलजेब्रा के बारे में मैथ्स में पढ़ते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री आया होगा, फिर स्टैटिक्स आया होगा, प्रोबेबिलिटी आया होगा, ट्रायंगल आया, सर्कल आया, एलिप्स आया, लाइन आया, लाइन सेगमेंट, हाइपरबोला, पैराबोला, उसके बाद से इंटीग्रेशन आया, डिफरेंशिएशन आया, लिमिट आया, डेरिवेटिव आया, यानी कई सारी चीज़ें क्या होती गई, आते रही, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब मैथ्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कुछ लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, नहीं ना, उसके सारे एस्पेक्ट को क्या कुछ लाइन डिफाइन करना संभव है, क्योंकि धीरे धीरे उस चीज़ इतना बड़ा हो गया है कि कुछ लाइनों में उसे आप क्या कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। सेम साइकोलॉजी को भी लेके है, ध्यान दीजिए। क्या हम लोग साइकोलॉजी का मतलब जानने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने पहले ये देखा किसी भी विषय का जो मतलब है, किसी विषय का जो अर्थ है, किसी विषय का जो डेफिनेशन है वो आसानी से नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो विषय समय के साथ क्या होता है, उसमें चीज़ें जुड़ती रहती है, ठीक है, और समय के साथ इतनी चीज़ें जुड़ जाती है कि उसे कुछ चंद शब्दों में या कुछ पन्नों में भी डिफाइन करना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, कोई भी नॉलेज डिसिप्लिन को डिफाइन करना बहुत हार्ड होता है और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। किसी भी नॉलेज डिसिप्लिन को मतलब क्या, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप सिंपल वे में समझे तो डिफाइन करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। उसके पीछे क्या है, दो मुख्य कारण है। पहला, कोई भी डिसिप्लिन हो वो समय के साथ इवॉल्व होता है और किसी भी डिसिप्लिन का इवोल्यूशन लगातार होते रहता है। कोई भी सब्जेक्ट है वो समय के साथ क्या होता है, इवॉल्व होता है, उसमें समय के साथ चीज़ें जुड़ती रहती है, उसमें समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अगर समय के साथ लगातार कोई चीज़ बदल रहा है उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मार्कर है, नहीं, कल ये मार्कर क्या हो जाएगा, बोर्ड बन जाएगा। तो मैंने आज बोला मार्कर, कल ये मार्कर क्या बन गया, बोर्ड, नहीं, परसों ये बोर्ड स्मार्टफोन बन जाएगा, तो अब मैं स्मार्टफोन। अब जो डेली वो चीज़ें क्या हो रहा है, बदल रहा है, डेली उसमें नयापन आ रहा है, तो क्या उसको एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं, नहीं ना। आप जो भी आप परिभाषा दीजिएगा कल को परिभाषा क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। नहीं, आज आप बनाइएगा मार्कर क्या है, कल को आपको मार्कर और बोर्ड दोनों को बताना पड़ेगा, परसों उसमें स्मार्टफोन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कोई चीज़ लगातार बदल रहा है, कोई चीज़ लगातार बढ़ रहा है, कोई चीज़ लगातार विस्तार पा रहा है, कोई चीज़ लगातार इवॉल्व कर रहा है, तो उसको आप आसानी से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसको आप परिभाषित करने चलिएगा तो आपको क्या होना पड़ेगा, तुरंत अपने चीज़ों को बदलना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल होता है। और धीरे धीरे वो चीज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आसानी से उसे परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए क्योंकि कोई भी जो विषय है, कोई भी जो नॉलेज डिसिप्लिन है वो समय के साथ इवॉल्व होते रहता है, उसका एवोल्यूशन लगातार होते रहता है। इसीलिए उसको जो क्या है, आप कुछ चंद शब्दों में या कुछ चंद पन्नों में क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत जो रेंज ऑफ फिनोमिना होता है उसे हम एक सिंपल डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए, अभी जैसे हमने देखा मैथ्स के अंदर कितना ज़्यादा फिनोमिना है, नहीं? एक नॉर्मल एडिशन डिवीजन का फिनोमिना है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के अंदर कितना कुछ है, ट्रायंगल है, सर्कल है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फेयर है, कोन है, फ्रस्टम है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, पॉइंट है, एंगल्स हैं, अलग अलग टाइप के एंगल्स हैं। उसके बाद से प्रोबेबिलिटी है, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना होता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना होता है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है, परमुटेशन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इतना कुछ अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं? इतना कुछ अलग अलग उसमें टॉपिक्स है। एक मैथ्स के अंदर जो एक सब्जेक्ट है उसके अंदर इतना टॉपिक है, तो कितना कुछ उसके अंतर्गत पढ़ना है। तो इतना जो चीज़ें हैं उससे आप कुछ चंद लाइनों में क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ लाइन लिखिएगा उसके अंतर्गत वो सारा चीज़ समाहित नहीं हो पाएगा। तो वही है जो रेंज ऑफ फिनोमिना है, जो घटनाएं हैं जिसके विषय में वो विषय बात करता है, जो चीज़ें हैं जिसके विषय में वो विषय बात करता है, वो बहुत ही कई दफ़ा इतना बड़ा होता है कि उसके बारे में क्या कर सकते हैं आप आसानी से कुछ चंद लाइनों में, चंद शब्दों में बता नहीं सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है उपरोक्त दोनों बात साइकोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा सही है। जो ये बात है क्या कि किसी भी विषय को आप इसलिए परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, वो विषय इवॉल्व कर रहा है, विषय में नई चीज़ें जुड़ रही है, और जिन घटनाओं को लेके वो विषय बात करता है वो भी क्या है, बहुत ही बड़ा है। जिन चीज़ों को लेके, जिन प्रश्नों पे वो विषय बात करता है, वो प्रश्न का जो रेंज है, उसका जो दायरा है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है। ये जो दोनों बात है साइकोलॉजी के लेके कुछ ज़्यादा ही है, नहीं? साइकोलॉजी समय के साथ बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है। पहले जो माइंड का स्टडी था, अब ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कैसे काम करता है, ह्यूमन खुश क्यों नहीं रहता है, और भी ह्यूमंस के माइंड के और बिहेवियर के और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया, नहीं? मतलब समय के साथ उसमें और टॉपिक जुड़ता गया। और दूसरा बात है साइकोलॉजी का जो रेंज ऑफ फिनोमिना है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो दोनों बात है कि चीज़ें समय के साथ बदलती रहती है, समय के साथ इवॉल्व होती रहती है, समय के साथ उसमें नया चीज़ जुड़ते रहता है। और दूसरा बात ये कि जो रेंज ऑफ फिनोमिना है, जो प्रश्न का एक दायरा है जिसको लेके विषय बात करता है, ये चीज़ें बहुत बड़ी होती है, और समय के साथ जो इवोल्यूशन होता है वो भी बहुत तेज़ होता है और बहुत ही लंबे समय तक होते रहता है, लगातार होते रहता है। ये तो हर विषय के बारे में होता है, लेकिन साइकोलॉजी को लेके ये कुछ ज़्यादा ही सही है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी डिसिप्लिन को डिफाइन करने में दो प्रॉब्लम होता है, जिसे हम लोग ने ऊपर मेंशन किया है, लेकिन इस सब के बावजूद हम साइकोलॉजी का मीनिंग जानने का प्रयास अवश्य करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे दो प्रॉब्लम क्या किया, डिस्कस किया नहीं कि क्या दो ऐसी समस्या है। एक तो है कि समय चीज़ें क्या होती रहती है, कोई भी विषय समय के साथ इवॉल्व होते रहता है, नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हर विषय में जो प्रश्न का दायरा होता है, जिन पे वो विषय बात करता है, ये भी क्या होता है, काफ़ी लार्ज होता है। तो इन दो मुद्दों के कारण क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डिसिप्लिन को, किसी भी सब्जेक्ट को इजीली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग बिल्कुल क्या करेंगे, साइकोलॉजी को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। एक बेसिक सा डेफिनेशन जो बिल्कुल साइकोलॉजी के पूरे नेचर को तो नहीं बताएगा, लेकिन हमें एक बहुत ही बेसिक लेवल पे एक बेसिक सा साइकोलॉजी के बारे में क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। आगे ये है, आप ही की तरह कुछ छात्रों को लंबे समय पहले ये बताया गया था कि साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। आप ही की तरह जो छात्र थे, लंबे समय पहले उन्हें ये बताया गया था कि साइकोलॉजी जो है ना, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वो कौन से दो ग्रीक वर्ड हैं, चलो उनको क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए, तभी उन्होंने क्या देखा था कि साइकोलॉजी जो है ना, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। तो दो ग्रीक वर्ड, पहला साइकी और दूसरा लोगोस। ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब सोल या माइंड, मन, और लोगोस का मतलब किसी सब्जेक्ट का स्टडी। और दोनों को मिला दीजिएगा, सब्जेक्ट का स्टडी की, सब्जेक्ट का माइंड का, तो स्टडी ऑफ सोल या माइंड, उसी क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। अब ये इसका पूरा डेफिनेशन तो नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्या, एक सब्जेक्ट समय के साथ क्या होते रहता है, इवॉल्व होते रहता है, और उसका जो रेंज ऑफ फिनोमिना वो इतना बड़ा है कि उसे हम लोग आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते। फिर भी प्रयास किए समझने का क्या, कि जो जिन शब्दों के मिलके बना है
उन शब्दों का थोड़ा सा अर्थ जान के और एक मोटा मोटी खाका खींच सके क्या कि साइकोलॉजी कुल मिला के माइंड का क्या है, स्टडी है। ठीक है, चलिए अब देखिए लिखा क्या गया है, समय के साथ साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में स्टैब्लिश्ड हुआ और हम साइकोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना शुरू किए। हमने ऑब्जर्वेशन किया, साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे या अप्रोच से समझने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए, शुरू में साइकोलॉजी मात्र मेंटल प्रोसेस को क्या करता था, समझता था। ठीक है, शुरू में साइकोलॉजी मतलब क्या होता था, मेंटल प्रोसेस को समझना। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ। हम लोगों ने साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या किया, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। नहीं, कुछ लोगों को लिया, उनको कुछ बोला, उस पर वो क्या रिएक्ट करते, उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब क्या है, जहाँ पे उसको समझने के लिए साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल किया जाए। नहीं, साइंस में क्या होता है, हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट होता है ना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। एक्सपेरिमेंट करने का, ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझ के हम क्या करते हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, है ना। जैसे क्या, कोई भी ले लीजिए क्या, जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा आप लोग पढ़े होंगे 10th में या उससे पहले ही पढ़ाया जाता है, एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। नहीं, जब एसिड और बेस क्या करता है, रिएक्ट, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अब ये कहाँ से आया होगा, कुछ लोगों ने क्या किया, एसिड बेस को रिएक्ट करके देखा क्या होता है, इसको बोल देंगे हम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट क्या आया, साल्ट और वाटर फॉर्म हुआ। फिर अलग अलग एसिड बेस को रिएक्ट करके देखा। कई दफ़ा ऐसा होता है, अगर एसिड में से या बेस में से कोई एक स्ट्रॉन्ग हो तो साल्ट का नेचर उसकी तरह हो जाता है। जैसे कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो साल्ट का नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक। वैसे ही अगर एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनता है, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक। और जब दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी, तो सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होता है। जैसे कि हम लोग जो नमक खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं NaCl, वो किससे मिलके बना होता है, HCl और NaOH, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उन दोनों को मिलने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, NaCl साल्ट, और वाटर का फॉर्म होता है H2O, होता है ना। तो जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग निष्कर्ष तक पहुँच पाए हैं। सेम प्रोसेस किसमें होता है, साइकोलॉजी में। धीरे धीरे पहले साइकोलॉजी मात्र मेंटल प्रोसेस को समझता था और साइकोलॉजी को लेके उतना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया जाता था। साइकोलॉजी को लेके उतना हमारे पास डेटा नहीं था। साइकोलॉजिकल फिनोमिना को हम लोग समझने के लिए ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर रहे थे, समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों पे, कभी एक लोग पे कि ये चीज़ से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ज़रा समझने का प्रयास करें। कभी दो लोगों के लाइफ में, जैसे वाइफ हस्बैंड है, तो उनके ऊपर क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, भाई बहन है, माता पिता है, नहीं, पुत्र है और पिता है, पुत्र है, माता है, पुत्री है, पिता है, पुत्री है, माता है, दो लोग के बीच में कैसा क्या संबंध है। ज़रा ग्रुप में देखा जाए कि स्कूल का क्या संबंध है, एक पूरे पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोगों के बीच में कैसा संबंध है। ऐसे इंसान जैसा बिहेव करता है, क्यों करता है, दुखी क्यों है, सुखी क्यों है, सुख कैसे हो सकता है, दुख का कारण क्या है, इतना आक्रामक कैसे हो जाता है, इतना दयालु कैसे हो जाता है, भावुक कैसे हो जाता है। इन हर चीज़ों को लेकर समय के साथ बहुत सारा क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट जैसे ही कंडक्ट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है, एक साइंटिफिक वे और साइंटिफिक अप्रोच को हम लोग लगा रहे हैं साइकोलॉजी को समझने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि साइकोलॉजी समय के साथ क्या हुआ, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में इवॉल्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो वही लिखा है, समय के साथ साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश हुआ और हम साइकोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना शुरू किए। हमने ऑब्जर्वेशन किया, साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे या अप्रोच से समझने का प्रयास किया। अब आगे देखिए क्या लिखा है, समय के साथ साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी स्टडी किया गया। हम लोगों ने अभी समझा था क्या, हर सब्जेक्ट समय के साथ इवॉल्व करता है। नहीं, शुरुआत में हम लोग साइकोलॉजी में मात्र क्या समझते थे, ह्यूमन
माइंड में मेंटल प्रोसेसेस को नहीं, लेकिन समय के साथ हम लोगों ने साइकोलॉजी में ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करना क्या कर दिया, शुरू नहीं। ह्यूमन जो भी एक्सपीरियंस करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, जैसा भी वो बिहेव करता है क्यों करता है, कोई इमोशनल है तो क्यों है, कोई किसी चीज़ के होने के बाद अच्छा फील करता है, कोई किसी चीज़ के होने के बाद बुरा फील करता है, ऐसा क्यों हो रहा है। सेम चीज़ को लेके एक व्यक्ति खुश हो रहा है, दूसरा व्यक्ति दुख हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो जैसा भी बिहेव कर रहा है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तुरंत उसे गुस्सा आ जाता है, कोई बड़ा क्या बोलते हैं हमेशा एक समान रूप में रखता है, कोई हमेशा खुश रहता है, कोई हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, तो ऐसा क्यों है। इसको भी साइकोलॉजी में धीरे धीरे स्टडी किया जाने लगा। कुल मिला के ये बात है, धीरे धीरे साइकोलॉजी का जो फील्ड है वो क्या होते गया, बढ़ते गया। अब आगे की जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।